मूवी के स्टार्टिंग में हम बेन को देखते हैं जो बैठे हुए अपने बॉक्सिंग मैच का इंतजार कर रहा था। तभी उसके सामने एक लड़का आता है। बेन से पहले उसकी फाइट थी। उस लड़के ने बेन से बॉक्सिंग सीखा था, इसलिए वो बेन को कहने आया था कि फाइट वही जीतेगा। फिर उस छोटे लड़के की फाइट होती है और उसे बहुत मार पड़ती है, लेकिन अंत में उस लड़के ने अपने ओपोनेंट को खूब मारा और उसे हरा दिया। अब बारी आती है बेन की। बेन एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर था, इसलिए ओपोनेंट उससे बहुत डरते थे क्योंकि उसका कोई भी भरोसा नहीं था। जब वो फाइट करता तो बहुत ही जल्दी अपना आपा खो देता और उसे किसी से भी डर नहीं लगता। लोगों को लगता था कि बेन का दिमाग खराब है, वो इसलिए कि उससे जिसने भी फाइट करा वो अपनी हड्डियां तोड़वा कर ही बाहर गया। पता चला कि फाइट से पहले बेन कुछ नशीली मेडिसिन्स लिया करता था, इसलिए उसे बहुत ताकत मिलती। साथ ही वो उन नशीली दवाओं के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। फिर उसकी फाइट होती है और वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपने ओपोनेंट को मारता है। उसके बहुत घायल हो जाने के बाद भी बेन उसे मारता ही रहता है। तब लोगों ने बीच बचाव किया। फाइट के बाद बेन उन मेडिसिन को खरीदा और बेचा करता था क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसे पता था कि अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो उन दवाइयों का सेवन नहीं कर पाएगा और बिना उन दवाइयों के वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये बात यहाँ के लोकल पुलिस वालों को पता लग गई कि बेन थाईलैंड में इलीगल फाइट के सिवा दवाइयों का भी हेरा फेरी करता है। अब क्योंकि बहुत दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि सुबह सुबह पुलिस उसके घर पे रेड मारती है। जैसे ही बेन को पता चला कि यहाँ पर पुलिस आई है तो उसने बचे हुए सारे दवाइयों को अपने होल में छुपा लेता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही पुलिस वहाँ आकर उसे दबोच लेती है। फिर उसे जेल ले जाया गया। पुलिस ऑफिसर ने उसे बताया कि उनके पास पहले से ही उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और वो अब नहीं बचने वाला। फिर उसे भेजा गया यहाँ की सबसे खतरनाक जेल में, जहाँ पर ऐसे कैदी थे जिन्हें सिर्फ मौत की या फिर उम्र कैद की सजा दी गई थी। साथ ही ये सारे लोग अपर लेवल के गैंगस्टर और गुंडे थे। अब इनके लिए जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं बचा था। फिर हम बेन को देखते हैं जिसकी तलाशी ली जा रही थी। साथ ही उसके सारे डिटेल्स भी रजिस्टर किए जा रहे थे कि तभी वहाँ इस जेल का वार्डन आता है। वो बेन की हरकतों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ था कि बाहर बेन क्या करता था। साथ ही उसने बेन को एक फेवर देते हुए कहा कि तुम्हें जब भी ऐसी दवाइयों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो दवाइयाँ दे सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें पे करना होगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम बाहर इन मेडिसिन की सप्लाई किया करते थे। अब इस चीज़ को सुनकर बेन बहुत खुश होता है, साथ ही ये सोचकर बहुत दुखी भी होता है क्योंकि उसे पता था कि इस जेल में कोई भी नियम कानून नहीं है। साथ ही यहाँ पर उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किलों से कटने वाली है और यहाँ कोई सेल नहीं था। अब क्योंकि ये जेल ओवर क्राउडेड थी, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े कमरे थे जहाँ सारे कैदी ऐसे ही अर्धनंगे सो रहे थे। इस जेल में ज़्यादा कैदी होने की वजह से संसाधनों की कमी थी, इसलिए बेन भी वहाँ सो जाता है। लेकिन तभी एक लेडी बॉय ने उसे बताया कि उसके बगल वाला आदमी मर चुका है। ये सुनते ही बेन बहुत डर गया। साथ ही यहाँ के बाकी कैदी जैसी हरकतें कर रहे थे, उस चीज़ को देखने के बाद बेन को अंदर से डर लगने लगा। लेकिन उसने अपने डर की भनक किसी को भी नहीं लगने दी, नहीं तो सारे कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते और कमजोर समझ उसका कहीं फायदा न उठा ले। अब अगले दिन ऑफिसर्स नए कैदियों को जेल के सारे नियम कानून बताते हैं कि इस जेल में सबको कैसे रहना है और बर्ताव करना है और किसी भी कैदी से कोई झगड़ा नहीं करना है। बाद में बेन जब पानी लेने गया तो कुछ कैदी उसका पानी छीनने की कोशिश करते हैं और ज़बरदस्ती उसके रास्ते में अपनी टांग अड़ाते हैं। तब बेन को समझ आता है कि अगर आज उसने आवाज़ नहीं उठाई और एक्शन पर रिएक्शन नहीं किया तो ये लोग मुझे ऐसे ही रोज़ परेशान किया करेंगे और उसका पानी छीन लेंगे। इसलिए वो उन कैदियों से फाइट करता है और उन्हें बहुत मारता है क्योंकि इस बार भी उसने हमेशा की तरह अपना आपा खो दिया था। अब जैसे ही गार्ड्स को इस बात का पता चला, वो समझ जाते हैं कि बेन बहुत ही खतरनाक है और हो ना हो ये रोज़ सबसे फाइट करता फिरेगा। अब सज़ा के रूप में बेन को कुछ दिनों के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया गया। फिर उसे निकालकर जेल के दूसरे हिस्से में ट्रांसफ़र किया गया जहां बेन की ज़िंदगी नरक से भी बदतर होने वाली थी क्योंकि यहाँ थाईलैंड के सबसे खतरनाक कैदी रखे जाते थे जिन्हें सिर्फ फांसी की सज़ा मिली हुई थी, जिनके लिए ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी। ये बहुत खतरनाक थे जो कुछ भी कर सकते थे। अब बेन का दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होने के बाद उसके सामने याकुजा के बहुत ही खतरनाक टैटू कैदी खड़े थे जिन्होंने बेन को घेर लिया। फिर उसके पास आता है कॉन्ग जो इन सब का लीडर है। उसके चेहरे पर भी टैटू बना हुआ था। उसके गैंग के सभी लोग उसकी बात सुनते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी
कि उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करे। अगर कोई भी उसके खिलाफ गया तो उसका हश्र बहुत ही बुरा होता। जब बेन जा रहा होता है तो कॉन्ग उसे घूरता है और उसके साथ ही यहाँ के बाकी कैदी भी उसे घूरते हैं, क्योंकि इस पूरे सेल में सिर्फ वही विदेशी प्रिजनर था। सबको लगता है कि उसके पास बहुत पैसे होंगे, इसलिए कॉन्ग ने उसे अपने पास बुलाया और उसका इंटरव्यू लेता है। पता चला कि उसके पास पैसे नहीं है। अब बेन के बताने पर कि वो एक बॉक्सर है, कॉन्ग उससे पुशअप करके दिखाने को बोलता है। तब बेन ना चाहते हुए भी पुशअप करने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद तक वो थक चुका था। पर फिर भी वे लोग उसे पुशअप करने के लिए बात करते हैं, जिस पर बेन समझ चुका था कि आज जेल के इस सेक्शन में उसका पहला दिन है और अगर उसने अपनी कमजोरी इन्हें दिखाई तो ये लोग ऐसे ही कमजोर समझकर उसे रोज परेशान करेंगे। तब बेन ने इनसे लोहा लेने को सोचा। फिर यहाँ पर बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में बेन इन लोगों की बहुत पिटाई करता है और सभी लोगों को यह मैसेज देता है कि जो भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा उसका यही हश्र होगा। अगर कोई भी उसका मजाक उड़ाने या चोट पहुंचाने की भी सोचा तो उसे मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। अब सब इस बात को समझ जाते हैं कि बेन कमजोर नहीं है। अगर कोई भी उसके करीब गया या उसे हरास करने की कोशिश की तो बेन उसका बहुत ही बुरा हाल करेगा। फिर बाद में कुछ गैंगस्टर उसे कोने में लेकर गए और जान पहचान बनाने की कोशिश करी। फिर उन्होंने कहा कि उनके पास दवाइयाँ हैं, तो बेन भी उनके साथ मिलकर वो दवाइयाँ लेता है और इसी प्रकार समय ऐसे ही बीतने लगा। फिर एक रात बेन जैसे ही टॉयलेट में हल्का होने गया, उसी समय उसने देखा कि कॉन्ग के साथ बहुत सारे लोग सेक्शन में नए आए हुए एक लड़के के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, वो भी बारी बारी से। और जैसे ही उन्होंने देखा कि बेन ने हमारी करतूतों को देख लिया, तब उन्होंने उस पर चाकू तान दिया और धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे साथ भी यही करेंगे जो इसके साथ किया है। तब इस चीज को देखकर बेन बहुत ही डर गया, क्योंकि उन्होंने मिलकर उस लड़के का बहुत बुरा हाल कर दिया था। अब क्योंकि उन गैंगस्टर की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो इनसे पंगा नहीं लेता, क्योंकि ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। और ये मंजर बेन के दिमाग में बुरे सपने की तरह छप गया और उसे लगने लगा कि जिस किसी भी दिन वो कमजोर पड़ा ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेन अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश करता है। जब अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जिस लड़के के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था उसने जान दे दी, क्योंकि वो इनके खिलाफ असहाय हो चुका था। तब ये देख बेन हिल गया, क्योंकि इससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, साथ ही पुलिस वालों को भी नहीं। बेन ये सब देखकर बहुत डरा हुआ था, इसलिए कैसे भी करके उसे दवाइयों की जरूरत थी। इसलिए वो जेल के मेडिकल डिपार्टमेंट में गया, जहां उसने वहां मौजूद ऑफिसर से दवाइयों की डिमांड करी। लेकिन ऑफिसर को बेन के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। उसे पता था कि बेन एडिक्टेड है, इसलिए ऑफिसर ने कहा कि मैं तुम्हें दवाइयाँ नहीं दूंगा और अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके बदले तुम्हें पे करना होगा। अब बेन के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो जिद करने लगा। फिर ऑफिसर ने उसके साथ बदसलूकी की और ये देख बेन बहुत भड़क गया और एक एक करके गार्ड्स और उस ऑफिसर को पीटने लगा। और देखते ही वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ गए और बेन को पकड़ लिए और फिर उसे बहुत मारे, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसे पास वाले सेल ले जाया गया, जहाँ रोली नाम की एक लेडी प्रिजनर उसकी मदद करती है, जो उस जेल में कैंटीन वर्कर थी। जब तक बेन ठीक नहीं होता, रोली तब तक उसका देखभाल करती है और तब कुछ दिनों में बेन को फाइनली होश आया। फिर उसे एक दूसरे सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके पैर को बेड़ियों से जकड़ दिया गया था, क्योंकि सबको पता था कि अगर इसके हाथ पैर खुले रहेंगे तो ये हमें चैन नहीं लेने देगा। अब इस बीच बेन ने देखा कि सारे कैदी अचानक से चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके वार्ड के अंदर लड़कियां आ रही थी। तभी बेन ने देखा कि इन लड़कियों में वो लड़की भी मौजूद है जिसने बेन की केयर करी थी। फिर उसे पता चला कि ये लड़कियां नहीं बल्कि सबके सब लेडी बॉय हैं। अब क्योंकि रोली का भी ट्रांसफर बेन के ही वार्ड में हो गया था, तो बेन उसके पास गया और उसे थैंक्स बोला उसका ख्याल रखने के लिए। फिर उसने रोली से एक फेवर मांगते हुए कहा कि मुझे कुछ सिगरेट्स चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं अब नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आसपास कैदियों और ऑफिसर से तालमेल बनाने के लिए उन्हें सिगरेट्स गिफ्ट में देनी पड़ेगी, जिससे मेरी ज़िंदगी यहाँ पर ज़्यादा आसान हो जाएगी। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फ़िलहाल के लिए मुझे सिगरेट्स दे दो और जैसे ही मेरे घर वाले मुझे पैसे भेजेंगे मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, ये मेरा वादा है। अब ये सुनकर रोली उसका भरोसा कर लेती है और उसे 2 पैकेट सिगरेट्स दे देती है। तब बेन दोबारा से उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर बेन अपने सेल में इसे छुपा देता है। फिर बाद में बेन इन सिगरेट्स को कॉन्ग और उसके आदमियों के हवाले कर देता है, जिससे सेल में उसकी दोस्ती सबसे हो जाती है।
जिसकी वजह से अब सारे कैदी उसके दोस्त बन गए थे। अब रात में जब ये लोग सो रहे थे कि तभी गार्ड्स ने इन्हें जगाना शुरू कर दिया और सबको बाहर कॉरिडोर में ले गए। पता चला कि किसी ने जेल में 4 कैदियों को मार डाला है और इसलिए गार्ड्स पता लगाना चाहते थे कि आखिर इनकी हत्या किसने की। वो सबकी बारी बारी से तलाशी लेते हैं कि किसके पास हथियार है जिसने ये काम किया है, लेकिन किसी के पास से कोई भी हथियार नहीं मिलता। अब बेन की भी चेकिंग होती है पर उसके पास से भी कोई हथियार बरामद नहीं होता। लेकिन जब उसकी शर्ट चेक करी जाती है तब उसमें से एक चाकू मिलता है। तब बेन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ये शर्ट उसका नहीं है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिर वो उस शर्ट को पहन कर दिखाता है जो उसके साइज का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसके साथ एक कैदी ने बेन को अपना गुनाह कन्फेस करने को कहा और इस कैदी को देखकर सब चिल्लाने लगे कि ये काम बेन ने ही किया है। पर बेन के हाव भाव से वार्डन समझ गया था कि ये काम उसका नहीं है। तब वार्डन ने उसे छोड़ दिया और उसी कैदी को पकड़ लिया जिसने बेन पर ये आरोप लगाए थे। फिर गार्ड्स उस कैदी को बहुत मारते हैं जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। उसके चीखे सुनने के बाद बेन कांपने लगा। फिर इन सभी चीज़ों को भूलने के लिए वो अगले दिन उस ऑफिसर के पास गया जिसने उसे दवाइयाँ दी थी। तब बेन उसे दोबारा दवाइयाँ मांगता है। तब उस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें इसके लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऊपर भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। जिस पर बेन ने कहा कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं पर उसे कैसे भी दवाइयों की ज़रूरत है। तब ऑफिसर ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि मेरे वार्ड में एक मुस्लिम कैदी है जो बहुत ही खतरनाक है, जो हमेशा मुझे धमकाता रहता है, इसलिए तुम उसे मेरे रास्ते से हटा दो और मैं तुम्हें दवाइयाँ दे दूंगा। तब दवाइयों के एवज में बेन उस आदमी के पास गया और उसे बहुत ब्रूटल तरीके से घायल कर दिया। वो आदमी हिल भी नहीं रहा था। तब उस ऑफिसर ने बेन को रोककर दवाइयाँ दी। साथ ही कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हें बस उसे पीटने के लिए बोला था पर तुमने तो उसे अधमरा कर दिया, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तब उस आदमी की कंडीशन देख बेन को बहुत बुरा लगता है और वो समझ नहीं पाता कि वो क्या से क्या बनते जा रहा है। शायद उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि वो बहुत दवाइयों का सेवन करता है, जिसकी वजह से उसे अपने आप से घृणा होने लगी और उसने अपने हाथ की नस को काटकर इस दुनिया को बाय बोलने की कोशिश की। तभी उसे एक साथी कैदी ने इसी अवस्था में देख लिया। तब वहाँ गार्ड्स आकर उसे हॉस्पिटल ले गए। फिर कुछ घंटों बाद ही वह ठीक हो गया। पर यहाँ पर बेन पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल से भाग निकला। लेकिन कुछ दूर आकर वो रुक गया और सोचा कि भागने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका पासपोर्ट सीज हो चुका है, इसलिए बेहतर है कि वो जेल ही चला जाए। फिर वापस वह हॉस्पिटल आता है और वहाँ से सीधा जेल चला जाता है। फिर वो एक गहरी सोच में डूब गया और सोचा कि वो आज से दवाइयाँ लेना बंद कर देगा और अपनी बॉक्सिंग पर फोकस करेगा और एक बेहतरीन बॉक्सर बनेगा। और तब से बेन ने दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फिर बेन को एहसास हुआ कि वो अकेला अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकता और खास करके जेल के अंदर। तब वो जेल में मौजूद बॉक्सिंग ट्रेनर्स को देखा करता। पता चला कि जेल में भी बॉक्सिंग टूर्नामेंट होता है जहां अलग अलग जेलों के बेस्ट बॉक्सर अपने जेल को रिप्रेजेंट करते थे और इनके बीच कड़ा मुकाबला होता है। और जो बॉक्सर इस टूर्नामेंट को जीता करता था उसे थाईलैंड की ओर से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। लेकिन बॉक्सिंग मैचेस के लिए कैदियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और बेन भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने जेल के बॉक्सिंग कोच के पास गया। लेकिन कोच को बेन की स्थिति का पता था, जो वायलेंट होने के साथ साथ दवाई भी लेता है, साथ ही वो थाई नागरिक भी नहीं है, इसलिए कोच ने उसे मना कर दिया। तब बेन को बहुत बुरा लगा क्योंकि यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जिसके बाद बेन रोली के पास गया और फिर से उसे 6 के कुछ पैकेट्स मांगे। उसे पता है कि उसके पुराने पैसे अभी तक नहीं चुकाए और वो फिर से उधार मांग रहा है, इसलिए उसने रोली को डिटेल से अपने प्लान के बारे में बताया कि जल्दी ही वो यहाँ का बॉक्सिंग टूर्नामेंट को जीतने वाला है और जब वो जीत जाएगा तब उसके पास बहुत पैसे होंगे, फिर वो उसके सारे पैसे चुका देगा। अब क्योंकि रोली को उस पर भरोसा था इसलिए वो उसे पैकेट्स दे देती है। अब 6 की मदद से कोच ने उसे अंदर ले लिया और यहाँ से बेन की कोचिंग शुरू होती है। वो दिन रात तक ट्रेनिंग करने लगा। वो बहुत मेहनत करता और दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने लगा। कोच भी उसे बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा था। जेल के मैचेस में उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और फिर एक दिन बेन कम्पीट करता है यहाँ के सबसे बेहतरीन बॉक्सर से और शॉकिंगली बेन ने उसे भी हरा दिया, जिससे बेन को बहुत सारे 6 मिलते हैं जो उसके ऊपर दाव लगे हुए थे। फिर बेन सारे के सारे 6 लेकर रोली के पास गया और उसके सारे कर्ज को चुका दिया।
फिर उसने रोली से पूछा कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की, जिस पर रोली का कहना था कि मुझे पता था कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, तुम बस अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे और मुझे पता था कि तुम मेरा कर्ज चुका दोगे। फिर दोनों गले लगते हैं, फिर संबंध बनाते हैं। अब अगले दिन से बेन ने फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और मैच में एक एक करके वो सारे बॉक्सर्स को हराने लगा। और तब उसका मुकाबला होता है बहुत ही खतरनाक फाइटर से। वो बेन को हराने के लिए चीटिंग करता है, जिससे उसका विरोध भी होता है, लेकिन फिर भी वो बेन पर बहुत भारी पड़ता है। पर बेन भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसे तब तक लड़ता है जब तक कि वो उसे हरा नहीं देता। अब अगले सीन में बेन वार्डन के ऑफिस में था। वार्डन का कहना था कि बॉक्सिंग कंपटीशन में हमारे जेल से पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें चूज किया गया है और मैं चाहता हूं कि तुम इस चैंपियनशिप को जीतो, जिससे हमारे जेल का नाम रोशन हो। बेन इसके लिए वार्डन का दिल से शुक्रिया अदा करता है। फिर वार्डन ने बेन को एक लेटर दिया जो उसके पिता ने भेजा था। उन्होंने लिखा था कि वो बहुत सालों से बेन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बेन ने किसी को नहीं बताया कि वह कहाँ पर है। लेकिन न्यूज़पेपर में उसकी खबर देखने के बाद बेन के पिता को उसके बारे में पता चला। उन्होंने आगे कहा कि वो उसे जेल से निकालने के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। अब अपने पिता के खत को देखने के बाद बेन को और भी ज्यादा हिम्मत और अंदरूनी शांति मिलती है, जिससे वो अपनी ट्रेनिंग और जोरों शोरों से करता है। उसकी ट्रेनिंग देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ सबको लगता था कि बेन से बेहतर कोई नहीं है और उसे नाम देते हैं व्हाइट टाइगर। जिसके बाद उन्होंने बेन के पीठ पर टाइगर का एक टैटू भी बनाया। प्रैक्टिस के बाद बेन रोली के पास जाया करता था, लेकिन एक दिन बेन ने उसे किसी और लड़के के साथ देखा। वह समझ गया कि रोली उसे चीट कर रही है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर बेन ने उस लड़के को भी मारने की कोशिश की, पर वो उसे मार नहीं पाता। फ्रस्ट्रेशन में बेन फिर से अपना आपा खो चुका था, इसलिए उसने दोबारा से दवाई लेना शुरू कर दिया। और अगली बार जब वो रिंग में फाइट करता है तब उसने सामने वाले फाइटर को उसके मना करने के बाद भी बहुत मारता है। अब क्योंकि वो प्रैक्टिस मैच था, जिसे देखकर उस फाइटर के साथ वहां मौजूद सभी लोग उस पर गुस्सा हो गए और पनिशमेंट के तहत बेन को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब वहां कुछ दिनों तक रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और बेन ने वहां भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। अब जैसे ही वह बाहर आता है, वह जाता है अपने साथियों के पास। वो सारे बहुत गुस्से में थे, इंक्लूडिंग वो फाइटर भी, क्योंकि सबने बेन पर भरोसा किया था, लेकिन उसने सबके भरोसे को तोड़ा था। इसलिए बेन बहुत ही साफ मन से उस फाइटर से माफी मांगता है और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। तब उस फाइटर ने बेन को माफ कर दिया। फिर सब मिलकर उसे प्रैक्टिस कराते हैं। बाद में बेन को अकेला पाकर कॉन्ग और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर उसे पैसे मांगते हैं, जिस पर बेन का कहना था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जल्दी ही बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाला हूँ और जैसे ही मैं जीतूंगा मुझे इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तब मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। तब ये सोचकर उन लोगों ने उसे धमकी देकर छोड़ दिया कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। बेन को डर लगने लगा, इसलिए वो अपने आप को और भी खतरनाक तरीके से ट्रेन करता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उसे कैसे भी करके चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी। लेकिन इसी बीच बेन की तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। डॉक्टर ने बताया कि दवाइयाँ लेने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है और अब वो फाइट करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन बेन ने डॉक्टर से कहा कि नहीं, मैं अब पीछे नहीं हट सकता, मुझे कैसे भी करके फाइट करना है। अब अगले सीन में बेन की फाइट उस टाइम के थाईलैंड के सबसे खतरनाक बॉक्सर से फिक्स करी गई, जहां पर कोई भी क्वालिफायर राउंड नहीं था, बस जो जीतेगा सीधे सेमीफाइनल में जाएगा। अब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। बेन के सामने वाला फाइटर वाकई में बहुत खतरनाक था, जो उस पर टूट पड़ता है, लेकिन बेन ने भी उसका जमकर मुकाबला किया कि तभी उस फाइटर ने बेन के पेट पर अटैक कर दिया, जिससे बेन को दोबारा तेज दर्द होने लगा। तब बेन ने ताकत लगाना बंद करके सिर्फ अपने टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा, ताकि जितना ज़्यादा हो सके वो अपने सामने वाले प्लेयर को चोटिल कर सके। और कुछ देर बाद तक एक घमासान फाइट होने के बाद बेन ने आखिरकार उसे नॉकआउट कर दिया, लेकिन अब वो भी नीचे गिर जाता है। वह बेहोश हो चुका था, इसलिए जल्दी से उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर कुछ हफ्तों के बाद बेन को होश आता है। फिर उसे वहाँ से जेल ले जाया गया, जहाँ वो अपने पिता से मिलता है। उसके पिता वहाँ उसे मिलने आए थे। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। पता चला कि इस फिल्म में जिसने उसके पिता का रोल किया है, असल में वही बेन है, जिसकी ये कहानी है। अब 3 साल बाद बेन बॉक्सिंग की दुनिया में थाईलैंड का बहुत बड़ा नाम बन चुका था और हर जगह उसके ही चर्चे थे। तब इन सारी चीज़ों को देखते हुए थाईलैंड के राजा ने उसे इंग्लैंड के जेल में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इंग्लिश गवर्नमेंट ने
बेन के वहाँ पहुँचते ही उसे पैरोल पर छोड़ दिया, जिसके बाद से बेन एक सोशल वर्कर बन चुका है। वह दवाई से अफेक्टेड लोगों की मदद के लिए एक संस्था में काम करता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये अद्भुत कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।